एक बहुत ही खास साक्षात्कार है दिलीप कुमार साहब का, वो आप जरा देख लीजिए। दिलीप कुमार साहब, जितने भी वार हुए हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान से या चाइना के, सब में आप फ्रंट पे जाते थे और जवानों की हौसला अफजाई करते थे। तो इधर क्या आपकी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं जा पाए कारगिल वाले? क्या नहीं, बीच में मेरी तबीयत, अब मैं 76 हो गया, अभी हार्ट का ये ऑपरेशन हुआ, अभी तक यहाँ जो छाले निकल आते हैं तो मैं ये कमीज के ऊपर, यानी ये बिल्कुल हल्का कपड़ा है और इस वक्त वो जो मेडिकेशन है उसकी वजह से तकलीफ नहीं है, वरना यहाँ पे भी देखिए आस्तीन में पहन नहीं सकता हूँ जब तक कि मैं उस पर वो स्प्रे न कर दूँ। वरना कारगिल जाने का मन था अगर? नहीं, ठीक, मैं जा नहीं सकता और बड़ी तकलीफ दे चीज़ है। इसमें जाके मैं कुछ वहाँ साबित करना था मुझे, जो करना है यहाँ से करेंगे। अब जब फुर्सत मिली है। नहीं, कहते कि कारगिल पे जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले आपने चंदा दिया वहाँ बॉम्बे में, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी। जब वो हमें दिस इज अवर ऑब्लिगेशन और हमको पता है कि हम जाएंगे पब्लिक के सामने, तो पहले भी कभी भी अगर कोई ऐसी डोनेशन कलेक्शन की ड्राइव होती थी तो हम ये कहते थे कि पब्लिक हमसे पूछेगी, हमसे पैसा लेने आए तो आपने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है कि नहीं। और ये दिल दुखाने वाली बात थी और हम एक डिसअपॉइंटमेंट में भी बहुत उलझे हुए थे। तो मैंने उसी वक्त, ये शायद 23 तारीख को या क्या पिछले महीने की 23 थी या 24 थी, याद नहीं तारीख, तो मैंने अपना 1 लाख रुपए का चेक दे दिया था। कि तो उनकी फैमिली जो विधवाओं के लिए आप कुछ करने वाले, कुछ अनाउंस करने वाले? जी नहीं, अनाउंस क्या, कुछ करेंगे जो भी हो। अभी तक तो इसी से जान नहीं छूट रही। कारगिल में जब ये हादसा हुआ तो हमने भी बात की, हमने भी पूछा क्यों, तो उन्होंने लाइल्मी की और कहने लगे ये वो मुजाहिर हैं जो घुसे हुए हैं वहां पर, और हम भी कोशिश करते हैं, यहाँ उनकी मकबूलियत बहुत है, उनसे कहिए, हाँ उनसे कहिए कि मार निकाले उनको। ये शुरू की बात है, उनसे कहिए कि मार निकाले उनको। अभी मार निकालेंगे, अभी जा रहे हैं, अभी हो रहा है, अभी ये, तो उसमें कितने दिन बीत गए। वो जब वादा करते हैं कि हाँ हम निकालते हैं, हम ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये चंद दिनों की बात है। अरे भाई क्या था, वो अलग मुल्क तो था ही नहीं, एक ही मुल्क था, नाम दूसरा रख दिया उसका। और फितरी बात जो है, इंसान वहाँ जाइएगा, आप गए गया तो खाना भी मिलना भी वही, बातें भी वही, पहचानना मुश्किल है कौन अलग है कौन क्या। हाँ, तो कदरें भी वही हैं। मैं तो गलियों से वाकिफ हूँ, उन बागों से भी वाकिफ हूँ। तो मैं सोचता हूँ गए तो सिर्फ आप 3 बार हैं। हाँ। बंटवारे के बाद, तकसीम होने के बाद मुल्क, हाँ। आप 3 बार सिर्फ गए पाकिस्तान, तो गलियों से कैसे वाकिफ हो गए? बचपन जो गुजरा है, वहां से मंडी तक, फलों की मंडी तक, फलों की मंडी से बागात तक जो सड़क जाती है उसको ठंडी सड़क बोलते हैं। शाहीबाग से होके वो गुजरती है और बागात में फल ऐसे यूं लग के झुकते हैं जमीन तक। जैसे आप यूपी के जाइए तो लीची के बागों में कैसे लीची यूं झुक जाती है, आम के सीजन में आम यूं नीचे मारता है, जमीन को छू रहे हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ आप 50 साल में 3 बार क्यों गए? मुझे फुर्सत ही नहीं थी। मेरे पास भाई थे, 4 भाई 6 बहनें, उनकी तालीम, वो घर मेरा, काम मेरा, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है, क्या नाम है उसका। मैं समझता था शायद एक आध फिल्म में या 2 में ही मुझे पहचान लेंगे, किसको आता जाता तो कुछ है नहीं तो बोलेंगे भाई माफ़ करो हमसे गलती हो गई। तो कोशिश करता था क्योंकि आमदनी की ज़रूरत थी। अच्छा, ये जब मुल्क तकसीम हुआ तो कहते हैं कि बात आपको भी थी कि आप भी पाकिस्तान जाइए, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं गए और आपकी बहनें भी पाकिस्तान नहीं गई। सवाल ही नहीं था। तो इसकी वजह क्या थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा माशरा उनका यही का था। उनमें से 4 बहनें तो यहीं पैदा हुई, 2 भाई यहाँ पे पैदा हुए और यहीं पढ़े लिखे, यहीं स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए। उठना बैठना, अगर वहाँ चले जाते तो वहाँ के खानदान में सब बहनों को बुरखे में बिठा डाल दिया जाता और सब भाइयों को बोलते कि जाओ बागों में काम करो, तुम्हारे बाग हैं, तुम्हारे बाप के बाग हैं जो इसमें। तो मैं उस सियासत में पढ़ा नहीं।
मैं काम कर रहा था तो मेरे एक भाई थे जो जिनका मैं बड़ा एहतराम करता था, उनका नाम अयूब था, मेरी बड़ी बहन थी। मैंने कहा ये दोनों हेड ऑफ द फैमिली हैं, इन लोगों से आप बात कर लें कि अगर जाना है तो जाएं और नहीं जाना है तो रह जाएं। आपको अपने यही वतन अच्छा लगा? जी। अच्छा, ये कहते हैं कि सोशल सर्विस में आप काफी इंगेज रहते हैं, तो किस किस्म की सोशल सर्विस करते हैं? जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले तो उनसे मुंसलिक रखा अपने आप को। रोटेरियंस हैं, लायंस हैं, फिर बाद में जायंट्स आए, या कोई दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेवाओं के लिए, ओल्ड पीपल्स होम, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के लिए काम करना। फिर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की जो सोसाइटी है, स्पास्टिक्स की जो सोसाइटी है, नासियो है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड। मैं खुद उससे रेवेन्यू कलेक्शन में तकरीबन 16 साल तक मैं मुताल्लिक था, अभी मैंने छोड़ा। तो उसमें बात दरअसल ये है कि ये जो पेशा हमारा है ये महज एक कयासी गुलकारी है। हम हीरो हैं, वो मोहब्बत का किस्सा हुआ, फिर नाम हुआ, फिर लोग तस्वीरें लेते हैं और लोग कुछ अदा से घूमने लगते हैं, फिर बात भी वैसे ही अदा से करते हैं और जहन में एक ऐसा गुमान आने लगता है कि शायद 20 जुलाई 1999 का ये इंटरव्यू है। रूबरू के दौरान राजीव शुक्ला जी ने ये इंटरव्यू दिलीप कुमार साहब का लिया था और इसमें आप देखिए ऐसे ही थे दिलीप कुमार साहब, बहुत मासूम और सच्चाई से हर सवाल का जवाब देते थे, पूरी ईमानदारी के साथ, ऐसा व्यक्तित्व था इनका। और दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मैं जानती हूं आप वहां पर हैं और महसूस कर सकते हैं जब इतना बड़ा सितारा, एक सदी का अंत आज हो गया है तो पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है, कई एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है कुछ भी। जी, पूरे बॉलीवुड के लिए धक्का है, ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि दिलीप साहब के तमाम उन फैंस, करोड़ों फैंस के लिए जो उनकी फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं और आज बड़े मुकाम पर भी बॉलीवुड के कई सारे एक्टर हैं। खासतौर पर बात की जाए मुगले आजम की या फिर देवदास की, उन फिल्मों में जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की थी, अपना जादू छोड़ा था एक्टिंग के जरिए, वो आज भी लोगों को उतना ही पसंद है जिस वक्त वो फिल्म रिलीज हुई थी। 98 साल की उम्र में इसी हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें, जो आखिरी सांसें हैं वो ली हैं। उनकी पत्नी सायरा बानो यहाँ पर उनके साथ मौजूद थी। आपको बता दें कि जून महीने की बात की जाए तो 2 बार दिलीप साहब को इसी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, उसके साथ साथ फेफड़े के ऊपरी सतह में पानी का जमाव जो है वो होने शुरू हो चुका था और इसके साथ साथ उन्हें सीने में दर्द होना शुरू हो चुका था और यही वजह है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उनका इलाज किया जा रहा था, यहाँ तक कि जो उनकी धर्मपत्नी हैं सायरा बानो, उनके साथ 24 घंटे उन्हें खुश करने की कोशिश में लगी रहती कि दिलीप साहब जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। उनके इलाज में डॉक्टरों के साथ वो खड़ी रहती। उन्होंने समय समय पर मीडिया को, देश की जनता को, दिलीप साहब के तमाम फैंस को अवगत भी कराती रही कि दिलीप साहब की तबीयत में अब सुधार होना शुरू हो चुका है। सभी दिलीप साहब के लिए दुआएं करिए। लेकिन कहते हैं कि भगवान जिस तरह से जो करना चाहते हैं, जिस तरह से दिलीप साहब की तबीयत काफ़ी नासाज हो चुकी थी। डॉक्टर जो थे, अगर देर रात की बात की जाए, जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है दीपक, और इसके आगे हर कोई बेबस है। हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर दीपक मौजूद हैं, लगातार आपको अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। और दिलीप कुमार साहब का जो पूरा इंटरव्यू है रूबरू के दौरान राजीव शुक्ला जी ने 20 जुलाई 1999 को लिया था और उसकी कुछ झलक आपने देखी भी थी। वो पूरा इंटरव्यू सुबह 10:30 बजे हम आपको दिखाएंगे। दुखद खबर है और बहुत दिल तोड़ने वाली खबर है और कुछ अपडेट जैसे ही हमें मिलेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।